दोस्तों नमस्ते। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी विरासत संभालने में सफल हो रहा है, जिसने अपने परिपक्व फैसले से बीजेपी के सामने इस समय देश में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इस शख्स का फैसला पूरे देश में बीजेपी की राह में कांटा बन जाए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि यकीनन 2014 के बाद पहली बार बीजेपी के हिंदुत्व के नारे को इस शख्स ने चुनौती देने में अपनी बड़ी भागीदारी निभाई है। जो काम तमिलनाडु में स्टालिन न कर सके और न यूपी में अखिलेश यादव और न ही देश में राहुल गांधी, वो 32 साल के नौजवान तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दिखाया है। इसलिए हम आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की। देखिए, जातीय जनगणना के ऊपर तेजस्वी ने जो स्टैंड लिया है उसका असर पूरे देश में हो रहा है। यकीनन नीतीश कुमार कहें कि वो 1989 में सांसद में ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए थे, विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किए थे, किंतु सोचिए जरा, यदि तेजस्वी यादव जैसा शख्स नहीं होता तो नीतीश कुमार जातीय जनगणना पर ऐतिहासिक निर्णय लेने का हौसला कहाँ से लाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की राजनीतिक। अब तेजस्वी की कोशिशों को देखिए तो विगत साल उनके आग्रह पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर मिलता है। फिर कुछ दिनों बाद सरकार का जवाब उन्हें मिलता है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जातीय जनगणना कराएगी, राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से करा सकती है। इसके बावजूद बिहार में यह आसान नहीं था, क्योंकि नीतीश सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो कह रहे थे कि वो सिर्फ अमीर और गरीब की ही जाति जानते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कह रहे थे कि वो अभी निर्णय नहीं लिए हैं, उनकी पार्टी ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। स्पष्ट था कि तिनका तिनका जोड़कर हजारों जातियों को हिंदुत्व के नैरेटिव में समेटने वाला बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसी प्रबल संभावना है कि हजारों जातियों में बटे लोग फिर जातीय जनगणना के बाद अपने हकूक की बात करेंगे, भागीदारी की बात करेंगे और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाएगी। शायद यही वजह था कि नीतीश कुमार ने निर्णय लेने में देर किया था। तब तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर आगे बढ़े, जरूरत पड़ेगा तो राजद साथ देगा। यह बीजेपी को सीधा संदेश था कि जरूरत पड़ेगा तो इस मुद्दे पर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ जाएगा। लिहाजा बीजेपी के कई नेता जो अमीर गरीब ही जाति है अथवा शीर्ष नेताओं से पूछेंगे, बात करेंगे, पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है, इस तरह का जो राग अलाप रहे थे, उन्हें को सर्वदलीय बैठक में इस प्रस्ताव को मानना पड़ा। फिर फटाफट अगले ही दिन यानी 2 जून को नीतीश कुमार ने बिना देर किए कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दिया और तय कर दिया कि 2023 तक जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी, यानी फरवरी 2023 में। संभव है कि कुछ लोग दलीय आधार पर प्रशंसा करें अलग अलग नेताओं की, किंतु हम उस तेजस्वी यादव को बधाई देना चाहेंगे जो विपक्ष में रहकर भी नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव के चिर परिचित अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ है। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की राह पर या उनसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, या आगे हम बताएंगे, आप देखेंगे कैसे। चूंकि यह पहला मामला नहीं है, आपने 2019 में देखा होगा कि राज्यसभा में तेजस्वी यादव की पार्टी ने ईडब्ल्यूएस पर जो स्टैंड लिया था वो किसी ने नहीं लिया। राष्ट्रीय जनता दल ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर सरकार पर विरोध किया, जबकि उससे पहले लालू प्रसाद यादव सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग कर चुके थे। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या सामाजिक न्याय के मसले पर तेजस्वी यादव की नीति लालू यादव से अधिक स्पष्ट है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण अभी नहीं है, किंतु हो सकता है कि भविष्य में इसी तरह के सवाल उभरेंगे। आप तेजस्वी यादव की राजनीति को हालिया दौर में देखें तो ऐसा लगता है कि वो बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय जनता दल का जो राजनीतिक कल्चर है उसमें भी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें सफलता मिलेगी या असफलता, किंतु जो बदलाव की इबारत वो लिख रहे हैं उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के जुग को आप देखेंगे तो उनकी राजनीति में माय समीकरण महत्वपूर्ण था, किंतु माय समीकरण में भी थोड़ा रूढ़िवादी चेहरा जैसे तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोग, दबंग लोग उनका मुस्लिम चेहरा थे।
जबकि तेजस्वी यादव के युग में राजद ने खुद को बदला है। अब इनके मुस्लिम चेहरे को देखें तो एक पत्रकार सैयद फैसल अली का आ रहा है, जो 2019 में शिवहर से लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी थे। अक्सर वो टीवी पर राजद का पक्ष रखते हुए दिख जाते हैं। राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी से दूरी भी बना लिया, जो हिना साहब को उन्होंने राज्यसभा में टिकट देने की चर्चा थी, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे उनमें एक महत्वपूर्ण नाम फयाज अहमद हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापक हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी MA हैं, PhD हैं। इसी तरह से लालू युग में भूमिहार चेहरे में अखिलेश जैसे लोग थे, किंतु तेजस्वी युग में राजद में अमरिंदर धारी सिंह जैसे लोग उनका चेहरा है। यूं कहें कि वैसे ही है जैसे नीतीश कुमार के पास किंग महेंद्र थे। लालू प्रसाद युग में लालटेन के साथ लाठी रैली होता था। तेजस्वी यादव के युग में डिजिटल आर्मी है, जो प्रत्येक जिले और प्रखंड में सक्रिय है। अब तेजस्वी के प्रभाव में राजद की राजनीति बदलेगी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि अभी भी पार्टी पर लालू यादव की छाप दिखाई देता है। राज्यसभा सीट में देखें तो उसमें मीसा भारती को चुना जाना हो, या विधान परिषद में एक धोबी जाति की महिला जो उनकी कार्यकर्ता भी है, मुन्नी रजक को टिकट दिया जाना, यह साफ संदेश देता है कि तेजस्वी और लालू यादव दोनों का संयुक्त छाप राजद पर पड़ रहा है। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल अब धीरे धीरे बदल रहा है, जिसका लाभ तेजस्वी को व्यक्तिगत रूप से भी मिल रहा है। सूत्र बताते हैं कि बदलते समय में तेजस्वी अपनी छवि के प्रति सचेत है। शायद यही कारण है कि जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की नीतियों पर तेजस्वी के सचेत आग्रह से बीजेपी की नींद उड़ गई है। आने वाले समय में यानी 2024 लोकसभा के ठीक पहले बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने नीतीश कुमार तेजस्वी का कास्ट सेंसस खड़ा हो जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि अब ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी जातीय जनगणना की जरूरत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना करा रहे हैं। शरद पवार जातीय जनगणना को जरूरी बता रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।